How are you? Hope you all are very fine. Children, we are doing exercise of chapter number 2. This is your history book and this is the page number 25. So children, in the previous video we had completed the questions 1 to 5. Today we will do the question 6. So let's see. How did the assumption of Diwani benefit the East India Company? So let's see the answer. The Diwani right to the East India Company benefited it in several ways. जो दीवानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से उन्होंने बेनिफिट पहुंचाया, तो देखिए कई तरह के तरीक़ों से बेनिफिट पहुंचाया. फर्स्ट तो है द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ the vast revenue resources of Bengal. फिर second, the East India Company monopolized trade and began direct plunder of India's wealth. Then revenues from India financed company expenses. These revenues were used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meet the cost of building the company fort and the offices at Calcutta. The company used its political power to monopolize trade and dictate terms. They could impose their own prices that had no relation to the cost of production. The company used revenue from Bengal to finance exports of Indian goods. So children, जो दीवानी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फ़ायदा पहुंचाया. सबसे पहले तो दीवानी ने बंगाल में उनको जो बहुत सारे रेवेन्यूज़ थे उनको कलेक्ट करने के पावर दे दिया. इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था वो ट्रेड पर एकाधिकार हो गया. सीधा सीधा व्यापार पे एकाधिकार होने का अर्थ ये होता है कि दूसरा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं हो. तो सीधी सी बात है, जब कॉम्पिटिटर नहीं होता है तो मनमाना कर सकते हैं लोग. फिर है जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू बहुत सारा वो जो कलेक्ट कर पा रहे थे और उससे उन्होंने कंपनी की आर्मी बनाने के लिए, कंपनी के फोर्ट बनाने के लिए और कलकत्ता में ऑफिसेस बनाने के लिए उन्होंने उसका यूज़ किया. कंपनी ने पॉलिटिकल पावर का यूज़ भी किया अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए और साथ ही पॉलिटिकल पावर को भी बढ़ाने के लिए, और हमारे जो इंटरनल अफेयर्स थे धीरे धीरे उनमें भी घुसपैठ करने के लिए. इसके साथ साथ वो अपने खुद के प्राइसेस रख सकते थे. ये सारी चीज़ें थी जो थी, और जो फाइनेंस था इन हमारे भारतीय सामान जो था, भारतीय गुड्स थे, उनके ऊपर कंपनी जो थी वो बंगाल से बहुत सारा रेवेन्यू कलेक्ट करती थी. और रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद जो चीज़ें होती थी उनको एक्सपोर्ट कर देती थी, गुड्स को एक्सपोर्ट कर देती थी, तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा था. नाउ सेवेंथ, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडायरी एलियंस. सो आंसर, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी in 1757, the battle of Buxar in 1764 and the gaining the Diwani of Bengal, the company began to expand its rule in many parts of India. For that, it had devised several plans. One among them was the subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company but pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of their protection. If the Indian rulers failed to make payment, then that part of territory was taken away by the company as a penalty. For example, in 1801, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company for failing to pay for the subsidiary forces. तो चिल्ड्रन, जब 1757 में प्लासी की बैटल हुई और 1764 में बक्सर की बैटल हुई, तो उसके बाद बंगाल की जो दीवानी थी वो कंपनी के हाथों में चली गई और जो भारत के बहुत सारे पार्ट थे उन पर
कंपनी का अधिकार धीरे धीरे हो रहा था, वो अपना उनका राज्य फैल रहा था और उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे इसके लिए। उन्हीं में से एक था सब्सिडायरी एलियंस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो भारतीय रूलर्स थे वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे, आर्मी फोर्स वो नहीं रख सकते थे। कंपनी उन्हें सुरक्षा के लिए आर्मी प्रोवाइड कराती थी और बदले में उन्हें उसके लिए पे करना होता था, जिसका उपयोग वो कंपनी को मेंटेन करने में, आर्मी को मेंटेन करने में और दूसरे प्रोटेक्शन पर्पसेस से यूज़ करते थे। इसके साथ साथ यदि कोई सब्सिडायरी एलियंस को देने में या वो फीस जो थी वो देने में फेल हो जाता तो उन्हें पेनाल्टी के रूप में जो कंपनी थी वो उसके राज्य को टेक ओवर कर लेती थी। इसका एग्जांपल है 1801 में अवध के नवाब थे, उन्होंने सब्सिडायरी फोर्सेस जो था पे जो था वो नहीं कर पाए और कंपनी जो थी उन्होंने उनके राज्य को हड़प लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट वे was the administration of the company different from that of Indian rulers? अब कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भारतीय राजाओं के तरीक़ों से किस तरह से भिन्न था। तो आंसर देखते हैं। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज लाइक बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, whereas under the Indian rulers administration was divided into 4 parts: district, pargana, tehsil and villages. Each administrative unit was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the governor general, whereas under the Indian administrative system the supreme head was king or nawab. Warren Hastings introduced the new system of justice. Each district was to have 2 courts, civil and criminal court. The European district collector presided over civil courts. The criminal courts were still under a qazi and a mufti. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established. The main figure in an Indian district was collector. According to his title collector, his main job was to collect the revenue and the taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. तो चिल्ड्रन, जो भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस थे, अलग अलग तरह से वो राज करते थे। सबसे पहले तो जो कंपनी थी उसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर लिया, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में। जहां हमारा भारतीय राज्यों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। वो था डिस्ट्रिक्ट मतलब कि ज़िला, परगना, तहसील और विलेजेस, इस तरह से डिवाइडेड था। अब कंपनी में ईच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज रूल्ड बाय, हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में गवर्नर जो था वो रूल करता था। सुप्रीम हेड होता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो होता था गवर्नर जनरल। वहीं भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुप्रीम हेड जो होता था या तो राजा होता था या नवाब होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसने हर जिले में उसने सिविल और क्रिमिनल कोर्ट बनाए और क्रिमिनल कोर्ट जो था वो किसके अंडर में काम करती थी, काजी और मुफ्ती के, और वहीं सिविल कोर्ट जो थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में काम करती थी। अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया और नए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जो भारत में जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन अधिकारी होता था भारत में वो कलेक्टर होता था और ज़िले का जो मेन अधिकारी होता था और वो फिर किसके अंडर में, गवर्नर के अंडर में काम करता था। तो कलेक्टर का नाम कैसे पड़ा था, क्योंकि कलेक्टर को रेवेन्यू और जो टैक्सेस होते थे उनको कलेक्ट करने का अधिकार था, साथ ही जो लॉ और ऑर्डर होता था उसे मेंटेन करने का कर्तव्य था उसका, विद द हेल्प ऑफ द जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगाज, इसलिए उसका नाम कलेक्टर पड़ गया क्योंकि वो कलेक्ट करता था रेवेन्यूज। तो इस तरह से जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंपनी का भारतीय राजाओं के सिस्टम से डिफरेंट था। चलिए नेक्स्ट है 9,
Describe the changes that occurred in the composition of the company's army. During the 18th century, when the East India Company began recruitment for its own army, it started recruiting peasants and began training them as professional soldiers. Like the Mughal army, the company's army was also composed of the cavalry and the infantry regiments, with the cavalry dominating the army. However, as warfare technology changed during the 19th century, the cavalry requirements of the company's army declined, as the soldiers had to be armed with muskets and matchlocks. The infantry regiments became more important. अब यहाँ पर जो कंपनी आर्मी ने पहले जिस तरह से कंपनी के सोल्जर्स थे वो बाद में किस तरह से हो गए, अपनी आर्मी में किस तरह के चेंजेस किए वो बताना है। तो जो 18th सेंचुरी थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में उनकी खुद की आर्मी थी और फिर उसके बाद उन्होंने पीजेंट्स को अपने यहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मी में पीजेंट्स जो थे उनको अपॉइंट करना शुरू किया। शुरू में उन्होंने प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह उन्हें ट्रेनिंग दी और फिर उन्हें अपनी आर्मी में उन्हें अपॉइंट करने लगे। जैसे कि मुग़ल आर्मी में होते थे कि घुड़सवार होते थे और पैदल सैनिक होते थे, उसी तरह से शुरू में कंपनी में भी घुड़सवार और पैदल सैनिक जो होते थे रेजिमेंट के वो आर्मी में शामिल होते थे। जैसे कि मुग़ल आर्मी में थे घुड़सवार और पैदल सैनिक, ऐसे ही उस वक्त जो थे वो कंपनी की आर्मी में भी थे। लेकिन फिर जब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई 19th सेंचुरी में, वार करने के तरीके बदल गए, तो फिर घुड़सवार सैनिकों को कंपनी ने फिर समाप्त कर दिया आर्मी से और उन्होंने फिर जो है नए तरीक़ों से ट्रेनिंग देना शुरू किया अपने सोल्जर्स। नए नए आधुनिक हथियारों के साथ उन्होंने सैनिकों को अपॉइंट किया और उन्हें ट्रेनिंग दी। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि किस तरह से चेंजेस थे उस वक्त में वहाँ जो कलकत्ता में बंगाल में जब दीवानी अंग्रेज़ों के हाथ में पहुँच गई तो बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। तो वो चेंजेस क्या क्या किए होंगे उन्होंने, उनको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कल्चर में, ये आंसर है आंसर 10। कल्चर में उन्होंने क्या चेंज किया होगा, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बिगेन, उन्होंने जो ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश लाइफ स्टाइल थी वो सारा उन्होंने चालू कर दिया होगा। फिर आर्किटेक्चर था इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्चर, फोर्टिफिकेशन ऑफ द सिटी, चर्चेस एक्सेट्रा। रिच इंडियंस स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग बंगलोज इन द इंग्लिश स्टाइल। अब उसके बाद आर्किटेक्चर में भी चेंज हो गया। ब्रिटिश आर्किटेक्चर क्या था, उन्होंने सिटीज़ को फिर से बनाना शुरू कर दिया, चर्चेस उसमें बनाना शुरू कर दिया, सिटीज़ को और आधुनिक तरीके से बसाना शुरू कर दिया होगा। वहीं जो रिच इंडियंस थे उन्होंने भी जो बंगले वगैरह थे इंग्लिश स्टाइल के वो बनवाना उन्होंने शुरू किया होगा। और इसके बाद जो लाइफ थी, लाइफ कैसी हो गई होगी, इंग्लिश एजुकेशन बढ़ गई होगी, इंग्लिश कपड़े पहनने लगे होंगे लोग पॉपुलर बनने के लिए और धीरे धीरे वो पॉपुलर बन गए होंगे। अब है एक क्वेश्चन, आपको ये एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ये आपको प्रोजेक्ट टाइप से, तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं, इनमें से कोई एक नाम आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि रानी ऑफ झांसी बना रहे हैं, तो आप इनकी सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आप इसमें कलेक्ट करेंगे, इसमें पिक्चर पेस्ट करनी है। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ, आप सबसे पहले तो फ़ोटोग्राफ और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन सी फ़ोटोग्राफ्स आपको कलेक्ट करनी होंगी, तो आप इसमें कर सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, फिर अर्ली मैरिज की, फिर हस्बैंड की डेथ कब हुई, फिर सन कब अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड सन की फ़ोटो आप ले सकते हैं या उसके बारे में जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड कब हुई उनकी, फिर अर्ली चाइल्डहुड में उनका जीवन कैसा था, फिर अर्ली मैरिज हुई, फिर डेथ हस्बैंड की हुई। तो ये सारे जो टॉपिक्स दिए गए हैं, फाइट विथ ब्रिटिश के साथ फ़ाइट किस तरह से की उन्होंने, फिर डाइड फाइटिंग विद द ब्रिटिश, हिस्ट्री वुड ऑलवेज रिमेंबर हर, ये टॉपिक्स लेकर के आप रानी ऑफ झांसी के बारे में लिख सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करके टॉपिक्स को सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो चिल्ड्रन, यहाँ आपका चैप्टर 8 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे।